एक्सरसाइज के सॉल्यूशन से पहले कंसेप्ट देख लो, और अगर कंसेप्ट ना आए समझ में तो इजोजोन का इंट्रो वीडियो देख लो। हाँ बिल्कुल उसी पे बना है। मोहब्बत करने से पहले अंजाम देख लो, और हम पर विश्वास नहीं तो गजनी और तेरे नाम देख लो। हाँ बिल्कुल उसी पे बना है अपना ये सुंदर सा शायरी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे कंसेप्ट्स को देखेंगे, क्योंकि अगर आपके पास कंसेप्ट होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है जिसमें कि आप 100% मार्क्स को गेन कर सकते हैं। कुछ कंसेप्ट हैं उन्हें ध्यान में रखिए, और जो ही हम पूरा कंसेप्ट आपको करवाएंगे उसके तुरंत जो बाद वाला वीडियो होगा वो हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन वाला वीडियो होगा, जिस वीडियो में हम लोग क्या कर लेंगे, पूरे एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं सबका सॉल्यूशन कर लेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हम लोग सीक्वेंस को समझते हैं। देखिए सीक्वेंस होता क्या है, कोई भी टर्म हो, कोई भी आपके पास सीरीज गिवन हो, वो एक खास रूल को फॉलो करके ही आगे बढ़ता हो। जैसे अगर हम आपके पास कुछ एग्जाम्पल परोस रहे हैं, जैसे ये हो गया 2 4 6 8, बाकी आप देखिए 1 3 5 7 11 13 17। दूसरा एग्जाम्पल उठा रहे हैं 4 5 3 2 1 4। तो आप पहले वाले सीरीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2 है, उसके बाद 4 है, 4 है तो 6 है, 6 है तो 8 है, मतलब +2 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। मतलब एक खास रूल को यह फॉलो कर रहा है। इससे जो प्रीसीडिंग टर्म है वह किसी न किसी खास रूल के बदौलत ही आगे बढ़ रहा है। कोई ना कोई जो भी काम हो रहा है सबके साथ हो रहा है। लेकिन इस वाले टर्म में देखेंगे तो ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 13 है, 17 है। इससे हमें यह पता चलता है कि यह प्राइम नंबर का ग्रुप है। मतलब नेक्स्ट जो आएगा उसके जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर इसमें आ रहा है। तो अभी एक खास रूल को फॉलो कर रहा है तो ये किस में माना जाएगा, सीक्वेंस में माना जाएगा। लेकिन ये अगर हम इस वाले सीरीज को देखें तो ये 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है। पहला में तो 1 बढ़ रहा है, फिर 2 माइनस हो रहा है, फिर 1 माइनस हो रहा है, फिर 1 माइनस हो रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है। मतलब कोई सीक्वेंस को फॉलो कर ही नहीं रहा है, कोई खास रूल को फॉलो कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब यह जो होगा यह सीक्वेंस में नहीं होगा, यह सीक्वेंस में क्या होगा, नहीं होगा। और सीक्वेंस को पकड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या है, एक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या है, एक सीक्वेंस है, जो कि क्या करता है, एक खास रूल को अप्लाइड करके अपने सीरीज को आगे बढ़ाता है। तो इसका मतलब है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज है या नहीं है, इसका हम लोग पता कैसे कर पाएंगे, इसको पहचान कैसे पाएंगे कि कोई भी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो इनके लिए बड़ा सुंदर सा तरीका है, उसको समझिए कि इसका जो a2 a1 का वैल्यू होगा, जो a2 a1 का वैल्यू होगा वो हमेशा सेम होगा। a2 a1 का जो वैल्यू होगा वो हमेशा सेम होगा, या किन्हीं भी दो टर्मों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा, और सबका डिफरेंस एक होगा। इसलिए इसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। जैसे देखिए यहाँ पहले वाले टर्म को कहा जाता है a1, दूसरे वाले टर्म को कहा जाता है a2, तीसरे टर्म को a4, तीसरे टर्म को a3, नेक्स्ट a4, a5, a6, इस तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ती है। तो अगर हम a2 a1 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो a2 a1 मतलब 5 3, और वैल्यू क्या होगा 2। यहाँ a2 बन जाएगा कौन, 7, या a3 a2 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 7 - 5, वैल्यू क्या होगा 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2, 13 - 11 2। मतलब आप जो किसी भी दो टर्मों को पकड़ रहे हैं और उनका जो डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेम आ रहा है। मतलब सबके लिए जो डिफरेंस है वो सेम है। जब एक ही चीज सबके लिए हो उसे ही कहा जाता है कॉमन। क्या कहा जाता है, कॉमन। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वह सेम होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप उस सीक्वेंस को कहेंगे जिसका कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म होगा उसे ही कहा जाता है, जो पहला वाला पद होगा जो फर्स्ट होगा उसे ही कहेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म, और इसे इंडिकेट करेंगे स्मॉल a से। क्या करेंगे, स्मॉल a से। और जो हमारा डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो हम करेंगे d = a2 - a1, मतलब d = a2 - a1, a2 - a1। मतलब सेकेंड वाले टर्म में से पहले वाले टर्म
टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा डी, जो सबके लिए वही होगा। जैसे ये वाले टर्म में इसको माइनस कर दे, ये वाले टर्म में इसको माइनस कर दे, तो हर एक कंडीशन में जो वैल्यू होगा वह सेम होगा। हर एक कंडीशन में क्या होगा, वैल्यू सेम होगा। इस तरह से अगर हमारे पास एक ऐसा एपी हो जिसका फर्स्ट टर्म गिवन हो, फर्स्ट टर्म क्या हो, गिवन हो, कह दे कि एक सीरीज है एपी का या एक सीक्वेंस है वो एपी में है और वह एपी में है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, और कह दे कि कॉमन डिफरेंस जो है वह डी है। कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। कॉमन डिफरेंस डी है। कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। तो आपको उसके 5 टर्म लिखने हैं। 5 term of that AP is what if the first term is A and common difference is D, then आपको पता है कि AP लिखा जाएगा पहला टर्म होगा और दूसरा टर्म जो होगा वह क्या होगा, A प्लस डी। क्या होगा, A प्लस डी। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है उसमें पहले वाले टर्म में उसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास दूसरा वाला टर्म आ जाएगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, A प्लस डी। A प्लस डी सेकेंड वाला टर्म है, A प्लस डी, अब प्लस में क्या करना पड़ेगा, D, तो हो जाएगा क्या, A प्लस 2D। तो थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। अब इस A प्लस 2D में अगर D को प्लस कर देंगे तो हमारा तीसरा टर्म आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा A प्लस 3D। क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। अगर हम फोर्थ टर्म निकालना चाहें तो A प्लस 3D। अगर 5 टर्म निकालना हो तो फोर्थ टर्म में हमें क्या प्लस करना होगा, D। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, A प्लस 4D। इस तरह से हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो यहाँ आप एक समझने वाली बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट टर्म तो आप फर्स्ट टर्म के बदले लिख सकते हैं A, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड टर्म, जो सेकेंड होगा दूसरा टर्म, आप लिख सकते हैं A प्लस D। अगर आपसे पूछा जाए तीसरा टर्म तो आप लिख सकते हैं A प्लस 2D। अगर आपसे पूछा जाए A4 तो आप लिख सकते हैं A प्लस 3D। आप एक चीज गौर फरमाइए कि जितना टर्म पूछा जा रहा है उनमें से एक माइनस करके डी को प्लस कर दिया जा रहा है। जैसे यहाँ देखिए A3, A को लिख लिए और इस 3 में से एक को माइनस करके डी से मल्टीप्लाई करके ये वाला वैल्यू को हम लिख पा रहे हैं। यहाँ देखिए 4 है तो 4 के बदले यहाँ तो A तो सब में प्लस हो रहा है, लेकिन जो टर्म यहाँ 4 लिखा हुआ है इसके में से एक माइनस करके डी से मल्टीप्लाई करके हम लोग इस दोनों को सम अगर निकाल ले तो वही वाला हमारा टर्म हो जाएगा। इस तरह से अगर देखिए हमें an निकालना हो तो आपको पता है a तो प्लस करना ही करना है, लेकिन हमें जो टर्म यहाँ लिखा हुआ है मतलब n जो टर्म है क्या है n, उनमें से -1 करके d से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें कोई भी AP गिवन होगा, अगर उसका anth टर्म निकालना है तो फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कोई फॉर्मूला नहीं, अब बेसिक आइडिया है, आप इनसे समझिए। अगर कोई AP होगा जिसका फर्स्ट टर्म a होगा, कॉमन डिफरेंस d होगा, अगर हमें anth टर्म चाहिए मतलब nवां पद चाहिए, nवां टर्म चाहिए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल फेंक के मार रहे हैं, आप एग्जाम्पल को समझिए, परखिए, और इस तरह से कोई भी AP आपको देगा तो उसका आप nth टर्म को बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कुछ हम लिख रहे हैं AP, उस पर अगर आपको nth टर्म पूछा जाए तो कैसे कैलकुलेट करना है उनको समझेंगे। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, एक AP गिवन है और वह AP जो है 4 है, 10 है, 16 है, 22 है और इस तरह से 28 है, डॉट 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 है। और हमें पूछा जाए फाइंड द, क्या पूछा जाए, फाइंड द anth टर्म ऑफ दैट AP, anth टर्म ऑफ द AP, anth टर्म ऑफ द AP। आपको याद है क्या कि फॉर्मूला, क्या याद है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद होने से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ आपको लिखना होगा सॉल्यूशन में हेयर a इक्वल्स टू 4 एंड आपको याद होगा d निकालने का तरीका है a2 माइनस a1। a2 कौन है 10 और a1 कौन है 4, तो 10 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो क्या होगा 6। तो अब आपको क्या करना है, नाउ an इक्वल्स टू, आपको याद है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का वैल्यू आपको पता है क्या होगा 4, n का वैल्यू n ही रखिए -1 और d का वैल्यू क्या होगा 6। तो ये इस एपी का anth टर्म होगा, ये इस एपी का क्या होगा anth टर्म होगा। आप समझ पा रहे हैं बातों को। अब आपसे क्वेश्चन में anth टर्म ना पूछ करके आपसे पूछा जाए बताइए इसका 15th टर्म कौन सा होगा, ए 15 इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि जिस भी टर्म को पूछा जाए ए के साथ उस टर्म का जो पोजीशन होगा यहाँ लिखा होगा। जैसे ए 15 है तो इसका मतलब इस एपी का 15th टर्म क्या होगा, ए 26 है इसका मतलब इस एपी का 26th टर्म क्या होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए ए 15 इक्वल्स टू आर, तो आप लिखेंगे ए 15 इक्वल्स टू ए प्लस, आपको बताया है कि जितना यहाँ है उनमें से एक को माइनस कर दीजिए और उसको डी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 14 को 14 रखिए और डी का वैल्यू कितना है 6, तो ये हो जाएगा 4, ये 14 6 होता है 84, ये वैल्यू हो जाएगा 88। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस एपी का जो 15th टर्म होगा वो 88 होगा। और इस तरह से इसका कोई भी टर्म पूछे 100वां, 1000वां, सैकड़वां, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां एन हमारा टर्म को दिखाता है और कोई सा भी टर्म पूछेगा हम उसको उसमें पुट करेंगे, एन का वैल्यू में बैठाएंगे और आंसर को पाएंगे। देखिए हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक सम ऑफ एन टर्म्स पे, मतलब कुछ एपी दिया रहेगा, उस एपी में आपको कुछ खास पद का, कुछ खास टर्म का सम को कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है या सम ऑफ 5 टर्म्स निकालना है, सम ऑफ 6 टर्म निकालना है, सम ऑफ 8 टर्म्स निकालना है, सम ऑफ कुछ भी टर्म्स निकालना है, तो घबराने का नहीं, क्योंकि हमारे पास है फॉर्मूला। क्योंकि हम अगर सम ऑफ n टर्म्स किसी भी एपी का कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ a हमारा फर्स्ट टर्म, n हमारा जो टर्म हमें चाहिए और d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। इसका गल्ला हम लोग पीछे में कर चुके हैं। देखिए अगर पूछा जाए इफ द एपी इज, इफ द गिवन हो हमारे पास 15 12 9 6 3 डॉट डॉट डॉट, और हमें कह दिया जाए फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म, फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म ऑफ दैट एपी, हमें पूछा जाए इस एपी के 10 पदों का योग क्या होगा, या इस एपी के 10 पदों का जो सम होगा, 10th टर्म का जो सम होगा वह क्या होगा। तो हमें लिखना है हेयर, क्या लिखना है हेयर द वैल्यू ऑफ ए इज 15, ए इक्वल्स टू 15 एंड डी इक्वल्स टू, यू नो दैट हाउ वी कैलकुलेट द डी whenever we calculate d then we have to apply a particular formula a2 minus a1, a2 minus a1, a2 minus a1, ध्यान रखेंगे फॉर्मूला a2 minus a1 and here a2 is 12 and a1 is 15. If we subtracted 15 from 12 then we get -3, then the value of d is -3 and the value of a is 15. Now we have to find out the s15, मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि 15वें पदों का योग क्या होगा, मतलब s15 क्या होगा। तो हम लगाएंगे s15 इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको याद है 15/2 n/2, मतलब यहाँ n का वैल्यू 15 रखना है, ये 15/2 होगा इंटू 2a, a का वैल्यू पता है हमें 15, प्लस n माइनस वन इंटू डी, मतलब 15 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यू हमारा -3 है। तो इस प्रकार से अगर हम सॉल्व करें तो 15/2 को 15/2 रखते हैं, आपको याद होगा 2 15 जा 30 and 15 minus 1 the value is 14 and 14 plus 14 into -3 equals to -42 and the value is 15/2 into 30 minus 2 42, the value is -12 और 6 2 6 are 12 और plus 15 into -6 equals to -90।
If we find out the SM15 या S15 sum of 15 terms then the value is -90, value is -90। अब बात समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि अगर हम सम फाइंड आउट कर रहे थे तो यहाँ माइनस कहाँ से आया, तो घबराने का नहीं। देखिए हम अगर यह AP को देखेंगे तो यह AP हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। हमें ये नहीं देखना है घट रहा है या बढ़ रहा है, हमें ये देखना है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम कह देंगे कि वह AP में है, कह देंगे कि क्या वह AP में है। A2 - A1 -3 A2 - A1 -3 A2 - A1 -3 A2 - A1 -3 डिफरेंस सबका सेम, मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो कह देंगे AP में। अब वह नेगेटिव आए पॉजिटिव आए फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमें सम ऑफ टर्म्स निकालना है, अगर n टर्म्स हो, फॉर्मूला लगाना है n/2 2a + n-1 × d। अब ये फॉर्मूला के बदौलत आप किसी भी AP का कोई भी पद का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास AP हो और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, साथ ही साथ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बोथ गिवन हो, फर्स्ट टर्म भी हो हमारे पास और लास्ट टर्म भी गिवन हो। अगर हमें उसका तब सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, जितना भी टर्म्स है उनका सम निकालना है, तो उनके लिए फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a + l, n/2 a + l। गिवन AP के लिए अगर हम निकालना चाहें S12 तो हमारे पास फॉर्मूला होगा 2l/2 × a + l और ये वैल्यू होगा 4 + 84। आपको पता है 2 × 6 = 12, 4 × 84 = 88, 88 × 6 वैल्यू हो जाएगा 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48 + 4 52, 528। इस तरह से अगर हमारे पास AP गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, साथ ही साथ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, तब हमें n/2 2a + n-1 × d लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। साधारण सा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में प्लस कर लीजिए और n/2 से उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप पा लेंगे सम ऑफ टर्म्स। या कभी कभी आपको फिल इन द ब्लैंक, जब एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन कर रहे होंगे, वहां आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है और सम ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है, तो वहां आप डायरेक्ट लगा सकते हैं n/2 a + l, n/2 a + l। इनके अलावे अब हमारे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टॉपिक है ही नहीं जिनके बदौलत आप चैप्टर में दहाड़ नहीं सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आराम से इस वीडियो को देख लीजिए और